अनजाना माँ मैं तुम्हें तैयार करूंगा आज। सलमान उसका हाथ थामे खड़े हुए थे जबकि उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से खुल चुकी थी। खुदा का खौफ का है, सलमान कैसी बातें कर रहे हैं। मसनूई गुस्से से देखा था उनको। मैं तो मेकअप की बात कर रहा हूँ, तुम क्या समझी। बा मुश्किल अपना कहकर रोका था उसने। कुछ नहीं, वो एकदम सटपटाई थी। अब वो क्या बताती इन्हें। ये ड्रेस लो और चेंज करके आओ। उनके उसके हाथ में ग्रीन एम्ब्रॉयडरी ड्रेस पकड़ाई थी और वॉशरूम की तरफ धकेला था स्मारा को। उसके जाते ही सलमान ने अलमारी से खूबसूरत ज्वेलरी निकाल कर सामने मौजूद ड्रेसिंग पे रखी थी और वहीं खड़े होकर अपनी मसलूमा का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में स्मारा अपने ड्रेस को संभालती बाहर आई थी। सलमान की नजर उस पर ठहर सी गई थी। आज भी उसमें सबको मात देने वाला हुस्न बाकी था, या ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि सलमान की मोहब्बत ने इन्हें आज भी जवान रखा था। वाह जाने मन, आप तो हम पर बिजलियां गिरा रही हैं। हाथों की मदद से इन्हें अपने बेहद करीब किया था जबकि उनकी तारीफ पर वो वाकई शर्माई थी। जानम, इट्स नॉट फेयर। अगर तुम ऐसी ही शर्माओगी तो कहीं हम बाहर जाने का इरादा मुझसे मुझसे ना कर दे। समारा के झुके सर को देख गंभीर सी आवाज में कहा था उसने, और साथ ही नफीस सा हार उसके गले की जीनत बनाते वहां मोहब्बत से अपने लब रखे थे जबकि वो अपनी आंखें बंद किए उनकी मोहब्बत और एहसास को महसूस कर रही थी। संदल आज कुछ जरूरी सामान लेने मार्केट आई थी कि हसाती तौर पर उसका टकराव सामने से आते राहिब से हुआ। छिपकली तुम। वो संदल को देख पहचान चुका था कि वो वही नमूनी है जिसने उसकी न्यू कार का कबाड़ा किया था। तभी हैरत से बोला। घर की उलझनों के बाद से दिमाग माफ हुआ था, इसलिए वो फौरन उसे पहचान ना पाई थी। लेकिन जैसे ही राहिब ने उसे नमूनी का लक़ब से नवाजा, पिछली मुलाकात एकदम क्लिक हुई थी जहन पे। तभी तब कर बोली, हाँ मैं। क्यों, कोई इशू है क्या। कहकर वो आगे बढ़ने लगी थी कि राहिब राहिब के रास्ता रोकने पर उसे वापस पीछे होना पड़ा। वो दरअसल क्या है ना भी, अब तुम आ ही गई हो तो थोड़ी शॉपिंग में हेल्प ही कर दो। एक उदास सा आंखों पे ग्लासेस लगाए थे उसने एक अदा से आंखों पर ग्लासेस लगाए थे उसने। मैंने ठेका नहीं लिया, खुद ही करो। नखुसत से कहती उसे परे धकेला था। तो ले दो, वो भी डीठ बना बोला बोला था। हाँ, कहीं और जाकर ये फजूल की बातें करो, मेरे पास वक्त नहीं। मेरा दिमाग ना खाओ। क्या मसला है, क्यों लड़की को परेशान कर रहे हो। साइड पे खड़े कुछ लोग इन तक आए थे। संदल के चेहरे के जाविये देख जो कि राहब की बातों का नतीजा थे। कुछ नहीं, आप लोगों को क्या मसला है, मैं अपनी वाइफ के साथ लगा हूँ। राहिब की इस बात पर संदल ने हैरत से देखा था उसको। क्या हुआ वाइफ, कितनी दफा कहा है कि पहले लिस्ट बना लिया करो, फिर भी चटा। संदल के हाथों पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद करवाई थी। कैसी बीवी, किसकी, कौन सी बीवी। मैं कोई बीवी नहीं तुम्हारी। पहले भी कहा था अपनी ये फजूल की पींगे कहीं और जाकर झाड़ो। गुस्से से बीजी शेरनी की मान धाड़ी थी वो। जबकि राहब तो अभी भी हैरत और परेशान सा उसको देख रहा था जिसने भरी मार्केट में उसका चेहरा थप्पड़ से लाल सुर्ख कर दिया था। वो बिना कुछ कहे वहां से वॉकआउट कर चुका था। ना गवाओ ना गवाना वाक नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया। जो बच्चे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चारा घर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। वो जो कर्ज रखते थे जान पे, वो हिसाब आज चुका दिया। करो गंज जबीन पे सर कफन। मेरे कातलों को गुमान न हो कि गरूर इश्क का बानकिन बानकिपिन पे से मर्ग हमने भुला दिया। इधर एक हरफ की कश्ती, यहाँ लाख आजर थे गुफ्तनी। जो कहा तो हंस के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। फैज अहमद फैज। आफरीन की मां निदा बेगम कमरे का दरवाजा खोल अंदर दाखिल हुई थी। जहां जहां भरे अंधेरे
जहाँ भरे अंधेरे ने इनका इस्तकबाल किया था। इसी अंधेरे में आफरीन अपने बेड पर बैठी फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल सुन रही थी। निदा बेगम ने बहुत अफसोस से अपनी बेटी को देखा था, जिसका ना जाने क्या हो गया था। लगी दुनिया की दासी बन चुकी थी वो सबसे अलग। आफरीन बेटा, क्या हो गया है आपको? ऐसे तो ना थी मेरी गुड़िया, वो तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती घर में रौनक लगाए रखती थी। कहते उनकी आंखें भी भीग चुकी थीं अपनी जान से प्यारी बेटी की इस हालत पर, जैसे अपनी कोई परवाह ही ना थी। कुछ नहीं मम्मा, बस एक सर्द आह खारिज करती हैंड फ्री और मोबाइल को साइड पर रखा था उसने। कल से कॉलेज स्टार्ट है और आप ज्वाइन कर रही हैं। आप और खुशी दोनों शहर में अपने भाई के पास जा रही हैं। ये हमारा और आपके बाबा का फैसला है। वो कहते वहां से जा चुकी थी। कराची जाने का सोच उसका दिल खुश हुआ था कि काश वो उससे मिल सके, मगर इस चीज का फैसला खुदा के हाथ में है। क्या किस्मत मिला पाएगी आफरीन को उसके इश्क, उसकी मोहब्बत से? तुम्हारा चेहरा क्यों सूजा है? अर्श ने राहब का गाल देख इस्तफार किया था। राहब के जहन में आज माल वाला वाकया झलमिलाया था। अर्श के सवाल पर उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से अर्श को देखा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी हसीना के नाजुक हाथों ने तेरे गाल रंगे हों। उसने घूरने पे वो बामुश्किल अपना कहका जब्त किए बोला, हाँ 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 हाँ। राहिब ने से माल वाला वाक्य सुनने के बाद अर्श का बुलंद कहका गूंजा था, बकवास बंद कर यार, मुझे गुस्सा आ रहा है और तेरी हंसी बंद नहीं हो रही। वो तब ही तो चुका था। सीरियसली यार, जब किसी अच्छे घर की लड़की के साथ ऐसा मजाक करेगा तो वो फूलों का हाथ तो पहनाने से रही। अर्श की बात से एक सोच उसके जहन पर सवार हुई थी। अब वो सोच क्या रंग लाती है ये वक्त बताएगा। जामिर ने दुआ को एक फाइल बनाने के लिए दी थी। पूरे 2 दिन की अनथिक मेहनत के बाद उसने वो काम वाइंड अप किया था। चुनाचा जामिन ऑफिस में मौजूद नहीं था बकूल उसके, तो उसने सोचा क्यों ना एक राउंड नीचे के ऑफिस का लगा लिया जाए। अपनी सोच को अमली जामा पहनाए उसने कदम नीचे की समझ बढ़ाए थे, इस बात से बेखबर कि वहां जाकर वो खुद मुसीबत को दावत देने वाली है। वो नीचे पहुंचते कोने पे बने कमरे में गई थी, जिसका दरवाजा काफी बड़ा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उस कमरे की सजावट, तरतीब और सबसे बढ़कर वहां मौजूद पेंटिंग्स ने उसकी तवज्जो अपनी जाने मुबलत करवाई थी। वो किसी नाउमर खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी जिसको आर्ट्स की शक्ल में ढाला था किसी ने। आर्ट्स इतना खूबसूरत था कि किसी हकीकत का शिबिया का समान सा गुमान हो रहा था। जेब-तिन किए बाग में मौजूद तितलियों के पीछे भाग रही थी और दूर खड़ा लड़का उसको देख मुस्कुरा रहा था। दुआ इस तस्वीर में खोई सी थी कि अचानक लाइट बंद हो गई। उसने मोबाइल की टॉर्च चलानी चाही तो उसकी भी बैटरी लो थी। उसने बाहर जाने का सोच कदम बढ़ा ही थे कि किसी की सांसें अपने चेहरे के करीब महसूस किए। उसकी हालत गैर हुई थी। कौन? डर के बाद से तो उसकी आवाज दबी दबी सी निकल रही थी। बाहर के जानिब बढ़ते कदम थमे थे। वो स्टिल हुई थी अपनी जगह पर, अपने बेहद करीब किसी अनजान हस्ती को महसूस किए। जायमन, जिसने माजी के लम्हों में गुम आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, वो कुछ लम्हे अपनी दीवानगी हीरा की यादों में गुजारना चाहता था। इस रूम में उसने खुद अपने हाथों से सजाया था। वो अपने आप को संभालता जैसे ही वहां इंटर हुआ, सामने किसी लड़की के हौले को देख कुछ लम्हों के लिए रुका था। आंखें धुंधलाने के बासित और कुछ अंधेरी की वजह से चेहरा साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। हीरा कहाँ चली गई थी अपने जैमन को छोड़कर? आज भी देखो, जैमन की हर रात अंगारा पर लुटती है। वो पास जैमन की नशे में डूबी आवाज सुनकर इसकी जान हवा हुई थी। अब वो सही महीनों में यहाँ आने के फैसले पर पछता रही थी। तुम्हारी वो बातें, हंसी शरारतें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। सब कहते हैं तुम मर चुकी हो, मगर मुझे पता था मेरी हीरा वापस आ जाएगी, क्योंकि वो भी तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। कहती ही उसने अंधेरे में ही उसके दुपट्टे को पकड़ा था। I wanna feel your love, breath and soul after a long time. मैं तुम्हारी मोहब्बत, सांसों और रूह को महसूस करना चाहता हूँ काफी लंबे अरसे के बाद। मैं कोई हीरा नहीं, दुआ हूँ। प्लीज लीव मी। आंसू बेदर पे
बेदरस के चेहरे पर बह रहे थे। अंधेरे में वो दोनों ही एक दूसरे को देखने से काज़ब थे। इससे पहले ज़ैमन कोई नहायत कदम उठाता, वो झटके से अपना आप छुड़ाती, अंधेरे में ही दरवाज़ा तलाशती, बाहर भागने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजे को बाहर से लॉक लॉक पाकर उसको अपनी बेबसी पर रोना आया था। वहीं दरवाजे के पास बैठती चली गई। कितनी ही सोचें उसके जहन पर सवार थी कि वो इस लम्हे अपने बॉस के साथ अकेले है और दुनिया वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। हीरा मन मन जामिन की चिल्लाती आवाज सुन, जिसमें नमी घुली हुई थी। वो अपने दोनों हाथ कानों पर रख चुकी थी, वो भी बेड पर ऊंधे मुंह ढक चुका था, हीरा को सदाएं लगाए। कुछ देर पहले निदा बेगम की कॉल आई थी, जिस पर उन्होंने आफरीन और खुशी को पिक करने का कहा था, और अब फिरोज परेशान सा कमरे में टहल रहा था। अगर वो दोनों यहाँ आ जाती हैं तो उसके निकाह की खबर गांव पहुंच जानी थी, और सबसे बड़ा मसला वो महर को कहाँ रखेगा। बहुत सी सोचें उसके जहन पर सवार थी। कुछ वक्त बाद एक ख्याल सा आया था इसके जहन में। उसके दोस्त का एक फ्लैट खाली था, वो महर को उसमें रखने का फैसला कर चुका था। चलो मेरे साथ। महर को बिना कुछ कहने का मौका दिए हाथों से थामे गाड़ी में बिठाया था, जबकि वो हैरत का मुजस्मा बनी उसे ही देख रही थी। उसका मन लहज रहा था, न जाने अब वो क्या करने वाला था। थोड़ी देर की मुसाफत के बाद वो महर को एक फ्लैट में छोड़े वहां से जा चुका था, और जाते जाते तनकीद करना नहीं भूला था, जबकि वो कंफ्यूज सी खड़ी इस वीरान जगह को देख रही थी जहाँ पे कोई भी नहीं था। उसने मन ही मन में कई सलवतों से नवाजा था उसको, जो यहाँ अकेले फ्लैट में भूतों से बातें करने के लिए लाया था, लेकिन साथ ही अपनी फैमिली का सोच वापस। छोटी सब्ज छोटी सुनहरी आंखों में नमी घुली थी। महर को छोड़ने के बाद अफरोज का रुख गांव की जानिब था, जहां से उसने अपनी बहन और कजन को पिक करना था। बचपन की खुशियां भरी यादों में पहुंच चुका था वो। जैसे ही गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हुई थी, अपनी पप्पो के साथ अक्सर वो नदी पर जाया करता था। हर महीने मेले में वो जिद करके जाता था और वहां से ढेरों चीजें खरीदते थे। वो फिर उनके साथ खेलना, सब याद एक एक करके जहन पर सवार हो रही थी। ये माजी की यादें भी कितनी अजीब होती हैं, जो हंसते हुए बंदे को रुला देती हैं और रोते हुए को हंसा दिया दिया करती हैं। तलखी से सोचता गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ाई थी फिरोज ने। खुशी आज बेहद खुश थी फिरोज के गांव आने का सुन, लेकिन हैरत तो तब हुई जब मालूम हुआ कि वो और आफी दोनों शहर जा रही हैं। तब से वो अपने लंबे बालों को संवारा, हल्का फुल्का सा मेकअप कर चुकी थी, और उसकी ये तैयारी गुलाबी सूट पे मजीद जच रही थी। तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे भाई तुम्हारी बारात ला रहे हैं। आफरीन ने भी उसको छेड़ा था। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, उसने शर्माते हुए कहा। वैसे तुम्हारे साथ साथ शहर जाने पर और भी लोग खुश हैं, क्या पता राजकुमार ही मिल जाए। खुशी ने आंख मारते हुए कहा था, जिस पर एक मध्यम मुस्कुराहट ने उसके रोशन चेहरे पे जगह बनाई थी। पता नहीं, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मोहब्बत और मुकद्दर में अजल से जिद का रिश्ता है। मोहब्बत जब भी होती है, मुकद्दर रूठ जाता है। बैग की जिप बंद की थी उसने अपनी आखिरी बात के साथ, जैसे सुनकर एक लम्हे को आफी भी खोई थी इन लफ्जों के शहर में। लेकिन बाहर से आती गाड़ी की आवाज सुनकर वो दोनों भागी थीं, जहां फिरोज अपनी सहाराना शख्सियत के साथ खड़ा शम्स साहब और निदा बेगम से मिल रहा था। खुशी कोने में खड़ी चोर नजरों से उसको देख अपनी बरसों की प्यास बुझाने की कोशिश कर रही थी। कुछ वक्त इनके साथ गुजारे इन दोनों के हमरा उसने शहर की राह ली थी। पूरा सफर खामोशी में कटा था। तीनों में से किसी ने आपस में कोई बात ना की थी। वो तीनों नफूस ही अपनी अपनी सोचों में मसरूफ थे। शाम के साय गहरे होने से पहले वो लोग घर पहुंच चुके थे। वो दोनों इतने बड़े घर को देख हैरान थे। 1000 गज पे बना वेलफेयर नेस्ट बंगला, जिसमें लॉन में मौजूद फूल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। तुम दोनों के लिए मैंने ऊपर वाले रूम सेट करवाए हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेड मौजूद है, उसे कह देना। अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगवा रहा हूँ, मिलकर खाएंगे। फिरोज ने मुस्कुराते हुए दोनों से कहा था और खुद कदम किचन की जाने बढ़ाए बढ़ाए थे। थोड़ी देर में जब वो दोनों वापस आई थी तो तीनों ने मिलकर एक साथ खाना खाया था।
2 दिन बीत चुके थे मेहरू को इस फ्लैट में आए, लेकिन अभी तक फिरोज वापस पलट कर नहीं आया था। शायद वो अपने किसी काम में मसरूफ हो या उसे वहां छोड़े वो भूल चुका था। यहाँ यही ख्याल महर के जहन में आया था। वो गुमसुम सी बैठी फ्लैट से बाहर के मनाजिर देख रही थी, जहाँ आका दाका गाड़ियां चल रही थी। अपने आप को वो कोई पंछी ही गुमान कर रही थी जिसे कैद में डाल दिया हो। सोचो कि महवर में खोए हुए ही उसकी नज़र फ्लैट के लॉक पर गई थी, और फिर एक ख्याल उसके तारीख जहन में आया था। झट से खड़ी होती अपने ख्याल को अमली जामा पहनाए उसने बाल पेन को लॉक में डालकर 3 से 4 बार घुमाया, जिससे लॉक फट से खुल चुका था। उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। लॉक को खुला देख वो कोई लम्हा जाहिर किए बिना फ्लैट से निकल चुकी थी, अपने वजूद को सफेद दुपट्टे में छुपाए। पापा महर निसा जैसी ही इंटर होती हुई थी, घर में सबकी नजरों का मस्कर बनी थी। वो तीनों ही नफूस जल्दी से उसके पास आए थे। महर मेरी बच्ची। हाजिर ने जोर से उसको खुद में भेजा था। अपनी बच्ची को सही सलामत अपने पास पाकर वो फूले नहीं समा रहा था। जबान से खुदा के लिए शुक्र के कलमात अदा हुए थे। कहीं कहाँ थी तुम, किसके पास? ये पहला सवाल था जो हाजिर के मुंह से निकला था। पापा वो नहीं जानती, मैं नहीं जानती, वो इनके गले लगे रोते हुए बोली थी। कई सवाल इन दोनों मियाँ बीवी के जहनों में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत के पेश नज़र वो खामोश रहे। खुशी और आफरीन को शहर आए 1 हफ्ते का अरसा बीत चुका था। वो दोनों मामूल के मुताबिक कॉलेज जा रही थी। रोजाना उनको पिक एंड ड्रॉप ड्राइवर करता था, जबकि फिरोज अपने प्रोजेक्ट में ऐसा मसरूफ हुआ था कि उसके पास सर उठाने तक का टाइम नहीं था। और आज अपने इसी प्रोजेक्ट को पाए तकमील पर पहुंचा के उसका रुख फ्लैट की जानिब था। जैसे ही वो में इंटर हुआ, धचका सा लगा था उसको फ्लैट का दरवाज़ा खुला देखकर। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन फ्लैट में महर को ना पाकर उसे गुस्सा आया था। मैंने फ्लैट लॉक किया था, लेकिन वो बाहर कैसे निकली? और इस सवाल का जवाब भी उसे मिल गया था जब नीचे पड़ी बाल पेन देखी थी उसने। वो बाल पेन उठाकर अपनी पॉकेट में रखी थी। उसने दरवाजे को बंद किया। वापस जा चुका था फिरोज। अर्श और राहब पर प्रोड्यूसर से मिलने जा रहे थे कि रोड पर चलती लाल बत्ती के बासे उनको गाड़ी रोकनी पड़ी थी, और ऐन उसी वक्त एक और गाड़ी उनकी गाड़ी के पास आकर रुकी थी। और जैसी ही उसकी नजरों का जाविया दाएं समत में बदला था, नजरें ठहरी थीं कुछ लम्हों के लिए उसकी, जहां साथ वाली कार में आफरीन राइट साइड पर बैठी किताब में कुछ लिख रही थी। सफेद कॉलेज यूनिफॉर्म पहने, बालों को पोनी टेन में कैद किए वो कोई मिस्री ही लग रही थी अर्श को, जो अपनी ही किसी ख्याली दुनिया में खोई थी। ग्रीन सिग्नल जल चुका था। दोनों की गाड़ियां रवाना हो चुकी थी, एक दाएं जानिब तो दूसरी की बाएं जानिब। कमरे की खिड़की से आती सूरज की रोशनी जैमन के चेहरे से टकराई थी, जिसके बासत वो अपनी नींद से बेदार हुआ था। अपने चेहरे पे हाथ रखते उसने करवट ली ही थी कि दरवाजे के पास बैठी दुआ को देख वो झटके से खड़ा हुआ था। फिर जमीन में गिरा उसका दुपट्टा देख हाथों से उठाया था उसने। यकदम घबराहट सी हुई थी उसको। ये क्या कर रही है? अपने जहन पर जोर देता खुद ही से हम कलाम हुआ था वो। दुआ। जैमन ने घुटनों के बल बैठकर उसे पुकारा था, जो दरवाजे से सर लगा अटकाए बैठी थी। चेहरे पे आंसुओं के मिटे मिटे निशानात रात भर रोने की गवाही दे रहे थे। दुआ। जब 2 बार उसके पुकारने पर वो ना उठी थी तो उसके मोमी हाथ को थाम कर हिलाया था, जिसके बाद उसने अपनी मंदी मंदी आंखें खोली थी, लेकिन अपने करीब जैमन का चेहरा देख हवास बेदार हुए थे उसके। झटके से जैमन को परे धकेला था दुआ ने, जबकि जामन को उससे इस कदर रिएक्शन की उम्मीद ना थी। माना कि वो अच्छे खानदान से तलक रखने वाली मशकरी लड़की है, लेकिन उसने सिर्फ हाथ ही तो थामा था, वो भी उसको जगाने के लिए। अगर होश बहाल हो चुके हों तो साइड हो जाएं, मुझे बाहर जाना है। अपनी खफगी को छुपाने के लिए लब भेजते हुए बोला था वो। ये नहीं खुलेगा, वो अफसरदा लहजे में बोलते जामन को तशवीश में डाल चुकी थी। कैसे नहीं खुलेगा? ये डोर के लॉक को 3 से 4 बार घुमाया था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा था। फिर बलाखिर अपने गार्ड को कॉल किया उसने, और थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुल गया गार्ड की बदौलत। वो दोनों जैसे ही रूम से बाहर निकले थे, बाहर खड़े कुछ वर्कर्स की नज़रों का मस्कर बने थे, जो किसी काम के तहत नीचे आए थे।
दुआ सबकी नज़रें खुद पर बखूबी महसूस कर सकती, लेकिन फिर भी अनजान बने ऊपर अपने कैबिन से बैग उठाए जा ही रही थी कि बाहर की जानिब बढ़ते कदम थमे थे। दुआ के जैसी ही एक वर्कर की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। एक घुसीली नज़र उस शी स्पेंड हर होल नाइट इन बॉस रूम। एक घुसीली नज़र उस वर्कर पर डाले वो जा चुकी थी वहां से। तारीख थी 2 फरवरी, मेहर निसा की सालगिरह की, जब वो इस दुनिया में आई थी, किसी की मुस्कुराहट का बासत बनकर। एक हफ्ते से खामोश बैठी थी वो, किसी से बोलती भी नहीं थी, बस सारा दिन कमरे में बैठी अनजाने क्या क्या सोचती रहती थी। एक डर सा उसके वजूद में ठहरा हुआ था। उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। आज जन्मदिन वाले रोज भी वो खामोशी से टेरेस पर बैठी सोच रही थी कि संदल रूम में इंटर हुई थी और महर के साथ थोड़ी सी जगह बनाए बैठ गई। कैसी है मेरी जान? संदल ने उसको मोहब्बत से गले लगाया था अपने। ठीक, वो मुस्कुराकर कहती, सामने ढलते सूरज को देखने लगी थी। ये ड्रेस लाई हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। खूबसूरत सा लिबास उसके हाथों में थमाया था उसने। बहन ने सवालिया नजरों से देखा। किसी फंक्शन में जाना है इसलिए? उसके सवाल को समझते जवाब में कहा था उसने, नहीं यार, मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोग चले जाएं। वो बेदिली सी ड्रेस को वहीं रखते हुए बोली, मेहरू, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, पापा ने कहा है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, हम नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कि कहकर वो नीचे चली गई थी। थोड़ी ही देर में महर जब तैयार होकर नीचे आई थी, किसी को ना पाकर हैरान हुई थी। पूरे हॉल में वो अकेली खड़ी सबको तलाश रही थी कि कार से आती सॉन्ग की आवाज पर मुड़ी थी, जहां हाजिम संदल और रुबाब केक की ट्राली हाथों से घसीटते ला रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। हाजिम और रुबाब ने उसे खुद के गले लगाकर हाथों में नाइफ थमाई थी। वो जो अभी तक सदमे से इन्हीं को देख रही थी, उनकी नाइफ, उसकी नाइफ बढ़ाने पर केक कट किया था। भरपूर हॉल तालियों की आवाज से गूंजा था। फिरोज जो अपनी साइड पे खड़ा वर्कर्स से काम करवा रहा था, फोन की मखसूस रिंग बजने पर कॉल उठाई थी। ओके, सब चीजें रेडी रखो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मुकाबिल से कहता वो वर्कर्स को काम समझाया जा चुका था। आखिर एक हफ्ते के इंतजार के बाद वो दिन आ ही चुका है जिसका वो बेसब्री से मुंतजिर था। आई एम बैक। मुस्कुराते हुए वो गाड़ी में बैठे जा चुका था अपनी मंजिल की जानिब। था वो सब वहाँ, सब जो सालगिरह के मौके पर खुशी मना रहे थे। फिजा में होते फायर की आवाज ने सख्त करवा दिया था सबको, जबकि महर ने उस शख्स को देखती अपने बाप के पीछे छुपी थी और वो उसको खुद से डरते देख मुस्कुराते हुए उस तक आया। डियर वाइफ, शोहर के बगैर ही इतना खास दिन मना रही हो, इट्स नॉट फेयर। ये क्या बकवास है? हाजिम माथे पर बलों के जाल लिए गोया हुआ। सब्र रखें ससुर जी, दामाद से बात करने के कुछ असूल होते हैं। वो दिल जलाने देने वाली मुस्कुराहट उछालते बोला, तमीज से बात करो लड़के, तुम दामाद नहीं हो हमारे। आपकी बेटी ने मुझसे खुद निकाह किया है, चाहे तो पूछ लें। क्यों वाइफ, बताओ ना अपने बाबा को। बाबा ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने निकाह नहीं किया। बल्कि वाइफ झूठ नहीं बोलते। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो गोया हुआ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं जानता था आप ऐसे ही कुछ कहेंगे, ये ले, चाहें तो सबूत भी देख सकते हैं। वो निकाहनामा और निकाह की तस्वीरें उनकी जाने बढ़ाते बोला, जिसे देख रुबाब और हाजिम दोनों साख्त हुए थे। एक दर्द सा उनकी आंखों में नुमाया हुआ था। ये झूठ है, मैं नहीं हूँ इनकी बीवी। उसने रोते हुए इस निकाहनामे और तस्वीरों के टुकड़े किए थे और वहीं एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर पड़ा था और वो लहर कर जमीन बोस हुई थी। निकाहनामा फाड़ने से निकाह टूट नहीं जाया करते। वो तंजिया गोया हुआ, घर से भाग तो बहुत आसानी से गई थी, क्या लगा था मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा? वैसे अब तो तुम मिल गई हो, अब अपनी खैर मनाओ। उसके मुंह दबोचे वो गराते हुए बोला और खींच कर खड़ा किया था उसको। हाजिम से ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों के सामने वो दरिंदा उसकी बेटी के साथ जानवरों सा सलूक कर रहा था। उसने गुस्से से आगे बढ़कर उसको जुदा किया उससे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने? मिस्टर हाजिम, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, बेहतर होगा आप मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहें। ले
कर जा रहा हूँ, अगर कोई भी मसला हो तो वकील से बात करके देख लेना। वो उंगली उठाए उसे वार्न करते बोला, जबकि हाजिम की यादों में कई साल पुराना वाकया रुनुमा हुआ था। वो शख्स उसी के सामने उसी की बेटी को लेकर जा चुका था, जबकि वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पापा सेव मी प्लीज, पापा मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज बचा ले मुझे। वो कैसे रोकते, उनके पास कोई वजह ही नहीं बची थी उसे रोकने की। सब लोग खामोश तमाशाई बने उनकी उसकी बेबसी देख रहे थे। लीव मी, छोड़े मुझे। फिरोज महर की बात को नजरअंदाज करते हुए घर में लाया था, जबकि खुशी आफरीन जो लॉन में बैठी थी फिरोज के साथ किसी लड़की को देख हैरान हुई थी, जो उसे खींचते हुए अंदर लेकर गया था। ये लाला किसको लाए हैं? आफरीन ने कंफ्यूजन में खुशी को देखकर कहा था, जबकि खुशी की तो आवाज ही बंद हो चुकी थी। किससे पूछकर निकली थी तुम फ्लैट से? एक झटके से लाकर छोड़ा था फिरोज ने महर को। ये हरकत उसको काफी बुरी लगी थी कि वो उसके मना करने के बावजूद नाफरमानी कर चुकी थी। पहले पहल मैंने सोचा था कि तुम अपने बाप जैसी नहीं हो, गलत किया मैंने ये, पर तुमने ये हरकत करके साबित कर दिया कि तुम वाकई हाजिम की बेटी हो। उसके चेहरे को अपने हाथों की गिरफ्त में लिया था, जबकि वो अपनी आंखें भीग चुकी थी। जब किसी परिंदे को भी कैद कर दिया जाए तो वो आज़ाद होने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही एक ना एक दिन उड़ जाता है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। क्यों कैद करना चाहते हैं मुझे? क्यों करना चाहते हैं मेरे घर वालों से दूर मुझे? वो बहती आंखों से मुकाबले से सवाल कर चुकी थी। एक दर्द का नासिर उसके लफ्जों में छुपा था, जिसे वो बाखूबी महसूस कर सकता था। तुम्हारे बाप की वजह से। झटके से छोड़ता उसको अपनी नजरें सामने शीशे पर मस्कर कर गया था वो। और इस सब में मेरा क्या कसूर है? महर ने रोते वो मुकाबले से सवाल दागा था। फिरोज ने इन आंखों में देखा था जहां दुख, शिकवा, तकलीफ नुमाया थी। बिना कुछ कहे वो कमरे से वॉक आउट कर गया था, जबकि वो वहीं बेड पर बैठकर अश्क बहाने में मसरूफ थी। ये कौन है जिसको आप अपने रूम में लेकर गए हैं? फिरोज के बाहर निकलती खुशी ने बेसब्री से उससे पूछा था, जो भी हो उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, अपने काम से काम रखो। वो जो पहले ही तपा हुआ था खुशी का यूं सवाल करना उसे नहायत नागवार गुजरा था। शायद आप यहाँ शहर की रंगीनियों में भूल चुके हैं कि मैं आपकी मंगेतर हूँ, पर मैं नहीं भूली, वो मजबूत लहजे में बोली थी। यहाँ तुम पढ़ने आई हो तो बेहतर होगा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, यूं मेरे मामलात में दखलंदाजी मत करो। अगर इतना ही शौक है जानने का तो सुन लो, बीवी है वो फिरोज शम्स की। कहता वो बिना उस पर गलत नजर डाले चला गया, जबकि पीछे खड़ी खुशी और सीढ़ियों से उतरती आफरीन दोनों लफ्ज बीवी पर साख्त हुई थी। दुआ गुस्से से ऑफिस से निकलकर सीधा स्टॉप पर गई थी और मामूल के मुताबिक खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि एक गाड़ी इसके सामने आकर रुकी थी, जिसे देख नागवार सा चेहरा बनाया था उसने। मे आई हेल्प यू? गाड़ी के शीशों को नीचे करते जैमन ने सामने खड़ी दुआ से कहा था। नो थैंक्स यू सो मच सर, वैसे ही आप मेरी बहुत मदद कर चुके हैं, मजीद हेल्प मैं हजम नहीं कर सकूंगी। तंजिया लहजे में कहती वो जायमन को शर्मिंदा कर गई थी। आई एम सॉरी मिस दुआ, बस मैं आपकी हेल्प। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सर प्लीज जाएं यहाँ से, आपके साथ जाकर मैं लोगों के ख्यालात को मस्बत नहीं होने दूंगी। आप शायद भूल रही हैं कि मैं आपका बॉस हूँ, तो प्लीज अपना लहजा क्लियर रखें। दुआ के बार बार तंज करना जायमन की ईगो को हर्ट कर गया था। तभी बरहम रखते हुए बोला, जी बिल्कुल आप बॉस हैं, मगर सिर्फ ऑफिस तक। इतना कहकर वो जा चुकी थी क्योंकि उसकी बस आ चुकी थी। जैमन भी सर को झटकता गाड़ी को जन से भगा कर ले गया था। ये लड़की हमेशा से किसी की यादों में धकेल देती थी, लेकिन उसकी परी बहुत मासूम थी, जबकि दुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल थी जो बिना लिहाज किए सामने वाले को शर्मिंदा कर जाती थी। हाजिम थका हारा सा वहीं सोफे पर ढक गया था। उसके दाएं जाने रबाब बैठी थी। सब मेहमान जा चुके थे, उनकी हालत पर अफसोस किए। एकदम ही उनका घर वीरान पड़ चुका था, जहां थोड़ी देर पहले हंसी की आवाज गूंज रही थी। ये वीरानी वहशत की ये वीरानी वहशत की साल पीछे ले गई थी इन्हें। इन इन
इन सब चीज़ों वहशतों का जिम्मेदार वो खुद था। वक्ती अट्रैक्शन, मॉडर्न बीवी की ख्वाहिश, इस सब ने उसका खूबसूरत आशाना उजाड़ दिया था। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं जो अपनी बेटी की हिफाजत ना कर सका, चाहने वाली बीवी की कदर ना कर सका। मुझ जैसा बदनसीब इस दुनिया में कहीं नहीं। सिमी, आई एम सॉरी। ये सब ख्याल ख्याल उसने समारा को जहन में सोचते हुए कहे थे। हाजिम, फिक्र ना करें। रुबाब ने हाजिम के कंधे पर हाथ रख के उसे तसल्ली देनी चाहिए थी। कैसे फिक्र ना करूं? हाँ, कैसे ना करूं? तुम नहीं समझ सकती। सगी माँ जो नहीं हो उसकी, जबकि मैं बाप हूँ उसका सगा बाप। खून का रिश्ता है मेरा महर से। दर्द वो दर्द और करब तुम महसूस नहीं करती जो फिल वक्त मैं कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। हाजिम, रुबाब उसके रिएक्शन पर शॉक्ड थी। दोनों हाथ मुंह पर रखे आंसुओं का फंदा रोकना चाहा था उसने। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि खुद पर जिसने एक बेटी को माँ से जुदा कर दिया, सिर्फ अपनी जवानी की मोहब्बत के नशे में चूर। आज तुम्हारा वो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ जब उससे उससे ननी जान को दूर किया था मैंने। बाप होकर मेरा ये हाल है, जबकि वो तो फिर भी माँ थी जिसने कितनी तकलीफों से उसको जन्म दिया। मैं बहुत गुनहगार हूँ, बल्कि मैं अकेला नहीं, तुम भी थी मेरे साथ। इस सब की जिम्मेदार तुम भी हो। आजिम ने रुबाब के बालों को अपनी गिरफ्त में लिया था, जिससे उसकी आवाज़ और रोने में शिद्दत आई थी। बोलो, क्या मिला था तुम्हें ये सब करवा कर? उसके चेहरे पर धाड़ा था वो, जबकि आंसू दोनों की आंखों से रवां थे। हाँ हाजिम, लीव मी, वो घुटी घुटी आवाज में बोली थी। नो, फर्स्ट आई वांट आंसर, चीखा था वो रुबाब पे लाइफ में पहली बार। क्योंकि मुझे लगता था लाद के हो जाने के बाद आप स्मारा के और करीब हो जाएंगे और मुझे भूल जाएंगे, जो मुझे किसी सूरत मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने ये शर्त रखी थी कि आपका बच्चा मेरे पास होगा तो आपका दिल, तवज्जो, ध्यान सब मेरी जानिब होगा। वो अटक कर कहती अपने बाल उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाह रही थी। रुबाब की बात सुनकर हाजिम का दिल चाहा उसका हशर बिगाड़ दे। उसने जैसे ही रुबाब पे हाथ उठाना चाहा था, उसी वक्त संदल दाखिल हुई थी रूम में शोर की आवाज़ सुनकर। डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने बाप को शॉक्ड की कैफियत से देखते कहा था उसने। एक नंबर की कम ज़र्फ औरत हो तुम, गुस्से से कहता वो कमरे से ही वॉक आउट कर गया, जबकि रुबाब संदल के गले लगे आंसू बहाने में मसरूफ थी। जबकि संदल के सर पर से सारी कार्रवाई गुजर रही थी। आफरीन ऊपर खुशी के रूम में आई तो उसको बेड पर उल्टा लेट कर रोते पाया था, जो कि फिरोज की शादी का सुनकर ही तब से रोए जा रही थी। फिरोज की शादी का सुनकर दुख उसे भी हुआ था, लेकिन खुशी के गम का अंदाजा वो नहीं लगा सकती थी। जिसकी चाह में वो यहाँ आई थी वो किसी और का है। खुशी, आफी ने उसके बालों को सहलाती हुए पुकारा था अपनी जान से प्यारी दोस्त कजन को। उसने शादी कर ली। आफी ये जानती हुई भी कि मैं उसकी मंगेतर हूँ, उसके नाम पे बचपन गुजारा है। लाल आंखों से वो आफरीन की जानिब देख अपने गम का इजहार कर रही थी, जिसका जिम्मेदार सामने बैठी लड़की का भाई था। उसकी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया था उसने। खुशी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ जो हो गया सो हो गया। बस खुद को संभाल लो, किसी के लिए कीमती आंसू जाया ना करो, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। इतना कहकर वो खामोश हो गई थी और खुशी की जानिब से जवाब की मुंतजिर थी, जो कि सर झुकाए बैठी अपने नाखूनों से खेल रही थी। फिर जब कोई जवाब मसूल ना हुआ तो उठकर अपने कमरे में आ गई थी। रात को जब फिरोज वापस घर लौटा था तो महर को जमीन पर बैठे पाया था। वो शायद वहीं रोते रोते बेड पर सर अटकाए सो गई थी। अपने भूरे चमकते बूटों के साथ कदम बड़ा उठाता उस तक पहुंचा था जो हर चीज से अनजान ख्वाबों की दुनिया में सोई हुई थी। काले रंग की मैक्सी में बिना मेकअप के वो काफी पुरकशिश लग रही थी। फिरोज को महर निसा के चेहरे में किसी की शबिया नजर आई थी जिसे वो नजरअंदाज कर गया था। महर ने अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस किए आंखों को खोला था, लेकिन फिरोज को अपने सामने देख वो झिझक कर पीछे हुई थी, जिसे फिरोज ने भी महसूस कर लिया था। उठो और ड्रेस चेंज करो जाकर अपना।
महर को जागते देख अपना नरम तासर को छुपाकर नागवारी जहर जाहिर करते कहा था उसने, आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया था कपड़े पैक करने का। खींचते हुए तो लाए थे आप। अपनी बड़ी गहरी आंखों से उसकी जानिब देखते मासूमाना तंज किया था उसने। उसकी बात समझकर पहले तो उसे हंसी आई थी, जिसे वो फौरन छुपा गया था। जबान चला रही हो, महर को अपनी जानिब खींचा था उसने। मैंने कब चलाई, मैंने तो सिर्फ बताया है, मनमनाते हुए कहा गया था। अभी तो बर्दाश्त कर गया हूँ, पर दोबारा जबान दराजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कहता वो आफरीन के रूम में गया था, उसे एक ड्रेस लेकर महर को पहनने के लिए कहा था, ताकि वो अपनी चमकीली मैक्सी से निजात हासिल कर ले। जब वो ड्रेस पहनकर आई तो फिरोज बेड पर बैठा मोबाइल चला रहा था। वो मुस्तरब सी खड़ी अपनी उंगलियां चटका रही थी। क्या हुआ, वहां क्यों खड़ी हो? उसको वहीं खड़े देख फिरोज ने कहा था, यहाँ आओ। पास आने का हुक्म दिया गया था, जिससे वो मजीद कंफ्यूज हुई थी। फिर धीमे कदम भरती उस तक आई थी वो। यहाँ बैठो। आंखों के इशारे से पास बैठने का हुक्म दिया गया था, जिसकी ताबीर महर ने बेड के कोने पर बैठकर दी। वो बहुत कंफ्यूजन का शिकार हो रही थी उसके सामने। फिरोज ने बहादुर उसका जायजा लिया था, जिसका कद तकरीबन 5 फुट के लगभग था। तुम्हारे घर में तकरीबन सबकी हाइट लंबी है, तुम किस पर चली गई हो? महर के बैठने के बाद ये पहला सवाल था जो फरोज की जानिब से किया गया था। उसके सवाल पर महर ने अजीब नज़रों से उसकी जानिब देखा था, जो उससे इस कैसा सवाल कर रहा था। वो बिना उसको जवाब दिए लेटने लगी थी कि फिरोज ने उसके हाथों से थाम कर खड़ा किया था। मैंने कहा अभी लेटने को। महर के चेहरे पर नजरें जमाए कहा था उसने। उसने सवालिया नजरों से फिरोज की जानिब देखा था। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। क्या मतलब? हैरत हुई थी मैं महर को फिरोज की इस बेतुकी बात पे, और उसकी हैरत मजीद हैरानगी में बदली थी जब फिरोज उसको स्टेयर्स के पास बने रूम में लाया था। बाकी रूम्स की निस्बत छोटा और कम वेल फर्निश्ड रूम था वो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर करना था, अपनी बीवी बनाना नहीं। पर खैर, जो अल्लाह को मंजूर। इसलिए अब से तुम्हारी जगह यहाँ है, इस रूम में। मेरे रूम के आसपास भटकती नजर ना आओ जब तक मैं ना कहूँ। इसी रूम में रहोगी तुम, समझी? उसको वहीं छोड़े वापस रूम में आया था वो। घर से निकलने के बाद हाजिम सीधा कब्रिस्तान गया और वहां मौजूद कब्र से स्मारक के नाम को मिटवाया। फिर कुछ देर तन्हाई पाने की गर्ज से उसने गाड़ी का रुख समुंदर की जाने मोड़ा था। समुंदर की बेतरतीब मौजों को देख बेनाम सा मुस्कुराया था वो। आखिरी यादगार लम्हा समारा के साथ उसने यहीं इसी जगह पर गुजारा था, जिसमें वो दोनों बेहद खुश थे। लेकिन फिर अचानक ही सब कुछ बिगड़ता चला गया। माजी के 4 दिनों ने छीन लिया मेरी हंसी। अब हाल में मेरा हाल फिलहाल ना पूछो। कमरे से मुंसलिक स्टडी रूम में वो बैठी अकेले फोन में कुछ लिखने में मसरूफ थी, जैसे उसके सिवा कोई न जानता था। फोन पे चलते उसके हाथ थमे थे जैसे ही उसने दरवाजे पर आहट महसूस की थी। क्या हुआ जानम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नींद में डूबी आवाज के साथ सलमान चलते हुए स्मारक तक आए थे। कुछ कुछ खास नहीं, उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा था, जबकि इस वक्त वो मुस्कुराहट उसका साथ नहीं दे रही थी। चलो माय गोल्ड इनोसेंट, नींद में डूबी आवाज के साथ कहते उन्होंने बाहों में भर लिया था उसको। मिस्टर सुलेमान, इस उम्र में भी जवानी बरकरार है आपकी। मिसेस सुलेमान, जब इतनी खूबसूरत बीवी पास हो तो कौन जवान नहीं बनना चाहेगा? बातों के दौरान वो इन्हें रूम में ले आए थे। उसकी बात पर सुमारा का जानदार कहका गूंजा था। उसकी इस हंसी में उसके शौहर की जिंदगी थी। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए सुमारा का सर अपने बाजू पे रखा था और नींद की वादियों में खो गए। दुआ भी घर में इंटर होकर बैठी ही थी कि फोन की बेल ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मुअज्जल करवाई थी। वो जानती थी इस वक्त किसका फोन होगा, तभी उसके फिक्रजद चेहरे पर एक मुस्कान ठहरी थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। चंदा, कैसी हो? उन्होंने बेताबी से पूछा था, जबकि उनकी आवाज में नमी घुली हुई
हुई वो दूर होते हुए भी महसूस कर सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के संग जी रही हूँ। वापस कब आओगी? मामा का अरसा बीत चुका है तुम्हें देखे हुए, बेबसी से कहा था उसने। मामा बहुत मुश्किल है अब मेरी वापसी, मैं कभी उस पस्त माहौल में नहीं आऊंगी। ये कहते उसके चेहरे पर सुर्खी सी नुमाया थी। पर तुम्हारी माँ तुम्हारी मुंतजिर है, खुदा की अमान में रहो। कहते वो फोन रख चुकी थी, जबकि कॉल कटने पर दुआ ने एक नज़र फोन पर डाली थी, फिर खामोशी से उठकर रूम में आ गई थी। आफरीन और खुशी दोनों कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुबलिस नाश्ता तवाज़ुन फरमा रही थी कि महर लापरवाह से हुलिये में बाहर निकली थी। जब उनकी नज़र महर पर गई थी तो वो दोनों ही शॉक्ड हुई थी उसको स्टेयर्स के पास बने रूम से निकलते देख। अस्सलाम वालेकुम, वो अपनी हम उम्र लड़कियों को देख खुश असलूबी से सलाम करती बोली थी, जबकि वो दोनों मुंह खोले उसे देखने में महवत थी। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी उनकी नज़रों से पजल हो रही थी वो। मतलब आप इस रूम में क्यों? आपको तो भाई के रूम में होना चाहिए, आफरीन ने अपनी हैरत का मुजाहरा किए कहा था, जबकि फिरोज के जिक्र पर महर ने मुंह का जाविया बिगाड़ा था। मैं कोई बीवी नहीं हूँ उनकी, उन्होंने तो मुझे किडनैप किया। और बद महर, वो गुस्से से फिरोज के तमाम राज उनके सामने गुल रही थी, लेकिन बात मुकम्मल होने से पहले ही फिरोज कमरे से निकला था और उसको गोहरे अफशानी सुनकर अपनी जगह गरजदार आवाज से पुकारा था उसको, जिससे उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कट गई थी। रूम में जाओ। फिरोज की गुस्से से भरी आवाज सुनकर कुर्सी से खड़ी हुई थी वो। भाई, ये आफरीन ने उलझी नज़रों से देखकर कहा था। कुछ नहीं, तुम दोनों जाओ, गाड़ी में बैठो। फौरन टाइम वेस्ट किए बिना, ड्राइवर वेट कर रहा है। उनके सवाल को नज़रअंदाज किए हुक्म देते कहा था उसने। तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। अपनी जगह मुंतजिम खड़ी महर के कान के पास झुककर कहता वो बाहर चला गया था, जबकि वो फौरन भागते हुए रूम में बंद हुई थी। खुशी, मुझे ये समझ नहीं आ रही, भाई ने निकाह कर रखा है और हैरत की बात यह है कि उन्होंने अपनी बीवी को रूम भी दूसरा दिया है। तो खुशी ने लापरवाही जाहिर करना चाहिए। उफ, तुम समझती नहीं, इस पूरे सीन में कुछ मिसिंग है। मतलब कुछ ऐसा है जिसकी खबर हमें नहीं। आफी कुछ नहीं, बल्कि हमें पूरी बात की ही खबर नहीं। खुशी ने हंसते हुए कहा था। अरे तुम मेरी बात नहीं समझ रही, जुजला कर कहा था उसने। देखो, भाई ने निकाह किया अपनी मर्जी से, ऐसा भाई कह रहे हैं, लेकिन वो लड़की महर कुछ बता रही थी, लेकिन भाई के आने पर बात अधूरी रह गई थी। मैंने एक डर देखा था भाई के आने पर उस लड़की की आंखों में, लेकिन आफरीन बात अधूरी छोड़ गई थी, जबकि पुरमुसरत आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। वो खामोश होती उस आवाज़ की समझ कदम बढ़ा ही रही थी कि खुशी से खींचते हुए एडवा एडवर्टर टाइम्स की साइट पर ले आई थी। संदल कॉलेज से ऑफ करके वापस घर जा रही थी कि रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई और अब वो सड़क के कोने पर खड़ी अपने पापा का नंबर मिलाने में मसरूफ़ थी, जिनका नंबर ही पावर ऑफ शो हो रहा था। उसने झुठला कर फ़ोन बंद किया ही था कि आइन उसी वक्त एक गाड़ी आकर उसके पास रुकी थी। मैं आई हेल्प यू? गाड़ी का शीशा नीचे करते राहब ने संदल को देखा था, जो परेशानी से नजरें इधर उधर दौड़ा रही थी। राहब को देख संदल ने नागवारी से नजरें दूसरी जानिब की थी, जबकि राहब ढीठ बना मुस्कुराकर गाड़ी से निकला था। यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? उसको जज करने के लिए सवाल दागा था। शौक से खड़ी हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ है? ओ, काफी अच्छे शौक नहीं पाल रखे आपने। तंज का तीर चलाकर मुकाबिल को मजीद बरहम कर गया था। तुम्हें मैंने यहाँ दावतनामा नहीं दिया रुकने का, निकलो यहाँ से। तब कर कहती वो राहब को चिढ़ा गई थी। जबान जरा संभाल कर बात करो, वरना भूलो नहीं इस जगह तुम अकेली ही हो। संदल के लहजे का अनसन महसूस किए गुस्से में उसे मुस्तकबिल से बाखबर किए कहा था उसने। तुम्हारी तरबियत का अंदाज़ा होता है तुम्हारी इस फजूल बात से। वो तो तुम्हारी तरबियत का भी खूब अंदाज़ा हो रहा है, जो गैर मर्द के सामने सिर्फ इस पट्टे नुमा वी में बगैर दुपट्टे के खड़ी हो। गेट लॉस्ट यू चूजे, गुस्से से कहती वो गाड़ी में बैठने को थी कि राहब ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से पिन किया था। यूं किसी गैर मर्द से जबान ना ही चलाया करते, बहुत भारी पड़ सकता है। लड़कियों को चाहिए अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। उसके तमाम में राह फरार के रास्ते मुस्तद करते बोला। मर्दों को भी चाहिए अपनी हदूद को पार ना करें।
खुद से उसको परे धकेल कर कहा था और खुद गाड़ी में बैठकर घर कॉल करने लगी थी। सदा शुक्र अब के नंबर रुबाब ने उठा लिया था और थोड़ी देर में ड्राइवर आकर उसे पिक कर चुका था, जबकि दूर खड़ी राहब की गाड़ी भी जा चुकी थी। संदल के जाने के बाद तेरी पुरनूर आंखों को अंधेरे में दिया कह दूं, तेरी मुसर्रर आंखों की शरारत को अदा कह दूं, तेरी रंजूद आंखों को मैं हर गम की दवा कह दूं, तेरी मखमूर आंखों को नशों की इंतहा कह दूं। इजाजत हो तो क्या कह दूं, तेरी जुल्फों को मैं अंबर अफशां रेशम नुमा कह दूं, तेरी जुल्फों को तपती धूप में काली घटा कह दूं। रूम में बैठी सम्हारा के सामने भाप उठती काफी रखते शेर गुनगुनाते हुए कहा था सलमान ने। एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके चेहरे पर रक्स किया था। इस खूबसूरत शेर के तस्वरे में दो लफ्जी जवाब है, वजह तुम हो। सुमारा ने भी काफी का घूंट भर के तिरछी नजरों से उसको देखकर कहा था, मासूमा हूँ। सलमान के पुकारने पर सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा था उसने। तुम जानती हो तुम्हारी किस चीज ने मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया था? नहीं, बोलने की बजाय सर नफी में हिलाया था। तुम्हारी आंखों ने। जब पहली बार तुम्हें पार्टी में देखा था तो इन आंखों में एक दर्द तकलीफ सी थी जो तुम छुपाए बैठी थी। मेरा दिल चाहा था कि तुम्हारे गम खुद में समेट लूं। हंसते वो मासूमा की गहरी पुरनूर आंखों में देख रहा था। पर तुमसे मुलाकात का बहाना मिल गया था जब तुम बाहें तना खड़ी न जाने आसमान में क्या तलाश रही थी। लेकिन मैं सरप्राइज हो गया था जब मालूम हुआ कि तुम शादीशुदा हो। तल्ख सा मुस्कुराया था वो, जबकि वो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, एहसास से आ रही तासर के साथ। तुम्हारी आंखों में उस बेवफा शख्स के लिए मोहब्बत का जहान देखा था मैंने। तुम एक उलझी किताब की मान थी इस वक्त मेरे लिए। जब हाजिम मेरे सामने तुम्हें खींचते हुए लेकर गया था, तुम्हें रोक लेने का दिल चाहा था, मगर तब अनजान था मैं। सलमान ने पहली मुलाकात का हवाला दिया था। सलमान की आखिरी बात के साथ काफी लम्हे दोनों में खामोशी छाई रही थी। फिर भलाखिर इस खामोशी को सलमान की आवाज ने तोड़ा था। क्या अब भी वो तुम्हारे जहन में है? इसकी खामोशी को महसूस किए बोले थे। उसके सवाल पर समारा ने एक सर्द आह खारिज की थी, फिर चलते हुए बालकनी में आई थी और उनकी पैरवी किए सलमान भी। वो मैं अपना तल्ख माजी भूला चुकी हूँ और उसे चाह कर भी याद नहीं करना चाहती। वो आसमान की जानिब देखते साथ खड़े अपने शौहर से मुखातिब हुई। बाज़ औक़ात हमारा दिल किसी से मोहब्बत कर बैठता है। मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत एहसास है, मगर बात यहाँ पूरी होती है कि जिससे हम मोहब्बत जैसा जज्बा अनायत कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल है भी? सलमान ने अपनी मासूमा के गिर्द मजबूत हारिस बनाते हुए बोला, वो मेरा स्याह माजी था और आप मेरा हसीन आज हैं, जिसमें सिर्फ हम दोनों हैं। उसने अपने शौहर के सीने पर सर रखते हुए बोली, और मेरा वादा है कि ये हसीन आज हमेशा हसीन ही रहे। वो खुमार आलूद लहजे में बोले, उसमारा के गिर्द मजबूत हारिस बना गए। जंजीरों से बांध कर हमें लफ्जों से मारा गया। आसमान में मौजूद ढलते सूरज को देखती वो खुद को गुमान कर रही थी कि इसका दिन भी यूं ढल सा रहा था। आज का दिन कितना खास था इन दोनों के लिए, जब वो सुमान की जिंदगी में रफीक हयात बनकर आई थी। हर साल सलमान स्मारा को आज के दिन अलग तरह से विश करता था, फूल और गार्ड के साथ। आज भी वो यही सोच कर उठी थी, मगर उसकी तमाम खुशफहमी मलिया मेट हुई थी जब सुबह उसने ना सलमान को पाया, ना ही कोई फूल, ना ही कार्ड। सुबह के से कई बार वो सलमान के नंबर पर कॉल कर चुकी थी, मगर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। बेदिली से वो छत पर आ गई थी। अपने ही ख्यालों में खोई वो किसी गहरी सोच में महव थी जब किसी वजूद को अपने बेहद करीब पाया था उसने। क्लोन सी उठती महसूस महक थी जिससे वो पहचान गई थी कि वो सलमान ही है, पर यकदम पलटी थी वो। सलमान, कहाँ थे आप? जानते हैं कितनी परेशान थी मैं। सॉरी माए जानम, वो ऑफिस के काम में मसरूफ था और उसकी इस बात ने स्मारा को सही मायनों में गुस्सा दिलाया था। जब से हम यहाँ आए हैं आप ऑफिस इतना नहीं गए और आज आपको ऑफिस याद आ गया। गुस्सा और गम की मिली जुली कैफियत में कहती सलमान को बहुत क्यूट लगी थी। सीरियसली सलमान, आपको कुछ याद नहीं? अब वो रोमांसी होने को थी।
नो, कंधे झुकाए संजीदगी से कह गए थे, हटे आप, मुझसे बात मत कीजिएगा। इन्हें परे हट धकेले वो जाने को थी, तभी उसने हाथ से थाम कर दीवार से पिन किया था इन्हें। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो जानम? अगर मुझे याद नहीं तो तुम ही याद दिला दो। वैसे भी ये बंदा बशर भूल जाता है, याददाश्त जो कमज़ोर है। हंसते हुए बस मारा को गुस्सा दिला गए थे। मैं नहीं भूलती आपसे, जाएं अपने काम करें आप। गुस्से से कहकर वो नीचे रूम में आ गई थी और इनके पीछे सलमान भी आए थे। क्या मसला है, अब क्यों आए हैं आप? जाएं काम करें अपने, अब भी नहीं आना था। मुंह बनाए वो सेट पर हुई थी खुशबू जैसे आई जाए, कितना दिल को वो तड़पाए। मेरी सांसें, मेरी धड़कन, वो है मेरा दीवानापन। स्मारक के फूले हुए गालों को गुनगुनाते हुए थामा था उसने। बेताबियों में है वो राहत का मौसम, उसके लिए ही मेरी चाहत का मौसम। मैं होश होश उसका, वो बेखुदी है मेरी। स्मारक को हाथों से गोल घुमाकर ड्रेसिंग टेबल में धकेला था, साथ ही साथ गुनगुना रहे थे वो। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। वो लड़की नहीं, जिंदगी है मेरी। अंदर खड़ी स्मारा उसका गाना सुनते तासुब में सर हिला रही थी कि उसकी नज़र एक खूबसूरत रेड ड्रेस पर गई थी, जो कि सिंपल लेकिन नहाया खूबसूरत था। और इस ड्रेस पर रखी चिट को उठाकर जैसे पढ़ना शुरू किया, एक शर्मीली मुस्कान ने उसके चेहरे का अहाता किया था। कुछ ही देर में जब वो नफीस से तैयार होकर बाहर आई थी, सलमान का दिल धड़का गई थी। ब्यूटीफुल, उसके माथे पर मोहब्बत की एक खूबसूरत महर साबित किए घुमार लहदा खुमार आलूद आवाज में बोले। बाहर हो लिए थे वो अपनी मासूमा का हाथ थामे। कुछ लम्हों की मुसाफत के बाद वो दोनों लाल फूलों की चादर पर चलते किसी बादशाह और मलका की माँ अंदर दाखिल हुए थे। हर तरफ लाल गुब्बारे, लाइटिंग लगी हुई थी। वो पूरा एरिया फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। ये सारी सजावट सलमान ने खुद करवाई थी। इतनी खूबसूरत सजावट देख समारा की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। उन्होंने मोहब्बत से सलमान की जानिब देखा था। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। टेबल के पास पहुंचकर जब जिस पे चॉकलेट केक रखा हुआ था, सलमान ने प्यार से उसको विश किया था। वो हैरत और खुशी से उसकी जानिब देख रही थी। फिर दोनों ने मिलकर केक काटा था। क्या मिसेज मासूमा अपने शौहर नाम मुराद के साथ डांस करना पसंद फरमाएंगी? घुटनों के बल बैठकर उन्होंने हाथ आगे किया था, जबकि उसके स्टाइल पर स्मारा को हंसी आई थी। पापा पापा, तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों पे सजाया, तुम्हें निगाहें नगमाए सगाया, तुम्हें पाया पाया, तुम्हें सबसे छुपाया, तुम्हें सपना बनाया, तुम्हें नींद में बुलाया, तुम्हें। पहले ट्रैक पर समारा के दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखा था और खुद इसके गिर्द हारस बना एक दूसरे की आंखों में देखते मूव करने लगे थे। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। ये गाने का इंटरव्यू दोनों के दिल की अक्कासी कर रहा था। बाकी इन दोनों का मिलना खुदा का एक करिश्मा ही था, वरना सच्ची मोहब्बतें आजकल के दौर में कहाँ मिला करती हैं। पाया नहीं पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमीन सुलगाया तुम्हें। पाया नहीं पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब गई। दिन दिन है सोना सुहाने और चांदनी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। दफ दो दफा घुमाकर उसकी पुश्त अपने सीने ने लगाई थी। हाँ हाँ हाँ, सलमान आप तो बिल्कुल टेन एज बने हुए हैं, गाने के बीच में बोलते खिलखिलाई थी वो। बेगम पहले भी कहा था, खूबसूरत बीवी के होते हुए खुद बेखुदी इंसान खुद ब खुद इंसान जवान हो जाता है। वैसे भी आज इतना कीमती दिन है जब ये मासूमा हमारी ज़िंदगी में आई थी। अलबत्ता ये बात अलग है, दिल में बहुत पहले आ चुकी थी। उसके कंधों पर सर अटकाए मूव कर रहा था वो, और वो साथ साथ बातें। चाहतों का मज़ा फासलों में नहीं, आ छुपा लूँ तुम्हें हाँ, बाजुओं में कहीं।
सभी ऊपर लिखा है तेरा नाम कोशिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। इस ट्रैक के साथ स्मारक को मजीद करीब कर लिया था। वो इंच भर का फासला फिर ख़त्म कर चुके थे, जबकि शीशे के उस पार बैठा वो शख्स जो कि अपने किसी काम से आया था इन दोनों को इतना नज़दीक देख कर मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। मन में एक घबराहट सी घुली थी। ज़िंदगी बेवफाएं ये माना मगर, छोड़ कर राह में जाओगे तुम अगर, चैन लाऊंगा मैं छीन लाऊंगा मैं आसमान से तुम्हें, सोना होगा ना ये दो दिलों का नागर। इस ट्रैक के साथ ही स्मारक की आंखों में पानी जमा हुआ था, जैसे वो कमाल महारत से छुपाकर सर सलमान के सीने से लटका गई थी। रोकने रोकने हैं दिल के दर पर, रोकने हैं दिल के दर पर, धड़कने में शर्माई मेरी किस्मत भी तुम्हारे साथ बन गई हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सलमान ने मोहब्बत से लब उसके बालों पर रखे थे। सपने तेरी चाहतों के, सपने मेरी चाहतों के, देखती हूँ अब दिन है सोना और चांदी की रातें बन गई हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया है तो पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमीन सुलगाया तुम्हें, पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे कि गाने के ख़त्म होने पर होश में आए। प्यार से उसे से अपनी मासूमा को अलग किया था। गंभीर आवाज में कहते, आई I dreamed that you were mine, and then I wake up smiling because I realized it was not a dream. You are already mine. You feel all the im- impotence in my heart. I am so thankful to have you in my life. I love you वेरी मच। गंभीर आवाज में कहते, दो खूबसूरत नफीस सी पायलें निकाल कर घुटनों के बल बैठे थे, फिर एक एक करके उसके पैरों में पायल पहनाई थी। ब्यूटीफुल। बतूर उनका जायजा ले रहे थे कि फोन की बेल बजी थी। वेट जानम, कहते वो बाहर निकले थे, जबकि वो पिलर के साथ खड़ी मुस्कुराते हुए सलमान को जाता देख रही थी कि यकदम किसी ने उसे बाजुओं से खींचकर साइड पर पिन किया था। उसने नजरें उठाई तो खून आशम नाखों से हाजम को खुद को तकते पाया था। एक लम्हे के लिए उसकी धड़कनें साख्त हुई थी। किससे पूछकर इस शख्स को अपने करीब आने दिया? एक एक लफ्ज चबाता वो गुस्से से बोला था, ये सवाल करने का हक आप गवा चुके हैं। ये इख्तियार सलमान के पास है। वो ये सवाल पूछने का अहल है कि मैं इस वक्त किसी गैर मर्द के साथ क्या कर रही हूँ, और अपने पास से दूर किया था हाजिम को। कैसा शौर? क्या मैंने तुम्हें तलाक दी जो तुमने शादी की, या तुम लोगों ने कोई गुनाह किया है जिसे छुपाने के लिए मियाँ बीवी का नाटक कर रहे हो? तंजिया कहते वो स्मारा का दिल छलनी कर गया था। गुस्से की शिद्दत में उसे खुद भी अंदाजा ना हुआ वो क्या कह चुका था। चटाख, यही उम्मीद थी मुझे आपसे, जो आज भी नहीं बदली, जिसकी जहानियत आज भी वही गंदी है। गुनाह खुद करते हैं और ये खिताब मुझे दे रहे हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि निकाह किया है, बल्कि वैसे जैसे आपने किया अपनी मोहब्बत से। तो मैं क्यों रहूं पीछे? क्या सारे दर्द औरत के हिस्से में ही लिख दिए गए हैं? और शायद ढलती उम्र के साथ आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तलाक के कागजा आपने खुद भिजवाए थे। व्हाट नॉनसेंस! मैंने कब? वो झुंझलाहट का शिकार हुआ था। खैर जो भी हो, तुम मेरी थी, मोहब्बत की थी तुमने मुझे मुझे फिर कैसे तुम किसी और को शरीक कर सकती हो हमारी जिंदगी में? स्मारक का खुले बालों को अपनी आहिनी गिरफ्त में लिया था। आपसे मोहब्बत करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई है, और जहां तक बात है शरीकतदारी की, इसमें पहल आपने की थी, मैंने नहीं। इसलिए जाए यहाँ से और छोड़े मुझे। दोबारा हाथ लगाने की गलती मत करना, वरना मेरे शौहर हाथ तोड़ने में वक्त नहीं लगाएंगे। झटके से बाल छुड़ाए थे उसने अपने और तनक कर बोली थी, तुम जानती नहीं आज भी मैं अंगारों पर लेट रहा हूँ। वापस आ जाओ सिमी, हम खुश रहेंगे। कभी नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। आपने सोच भी कैसे लिया मैं एक हरजाई के लिए वफा करने वाले साथी को ठुकराऊंगी? आप मेरी दस्त के हर जाएंगे और रहेंगे। वो घर जो जन्नत था मेरी, उसे दस्त आपने बना दिया मेरे लिए, दूसरी औरत को लाकर। आपका दिल, आपकी रूह, आप खुद हसीन ख्वाब थे मेरे, जिन्हें वीरान बना दिया, सब कुछ बिखेर दिया आपने। आपकी बेवफाई ने तोड़ दिया था स्मारा को, उसके ख्वाबों को।
اور وہ شہر و خاموشیاں بن چکی تھی، لیکن پھر سلمان میری زندگی میں آئے جنہوں نے اسمارا کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹا، ایک معصومہ بنائی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا جائیں اپنی بیوی کے پاس اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ اتنا کہہ کر وہ دوسری جانب سے نکلتی سامنے سے آتے سلمان کے پاس گئی تھی۔ حاضر نے ان دونوں کو جاتے دیکھا تھا جو کہ بے حد خوش لگ رہے تھے۔ وہ ہوا میں سرد آہ خارج کرتا گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ واقعی ایک ہرجائی ہے، دشت ہرجائی، دشت میں ہے ایک نقش رہ گزر سب سے الگ، ہم میں ہے شاید کوئی محور سفر سب سے الگ۔ چلتے چلتے وہ بھی آخر بھیڑ میں گم ہو گیا، وہ جو ہر صورت میں آتا تھا نظر سب سے الگ۔ سب کی اپنی منزلیں تھی، سب کے اپنے راستے، ایک آوارہ پھرے ہم در بدر سب سے الگ۔ بند ہیں گلیاں، گلیوں میں گلیاں ہیں، گھروں سے گھر جدا، ہے کوئی شہر میں شہردگر سب سے الگ۔ ایک انہوں سمے کوڑھوں کر آتی کوڑ او ایک انہوں سمے کو اوڑھ کر آتی ہے شام، ان دریچوں پر اترتی ہے سحر سب سے الگ۔ ہے راہ رسم زمانہ پردہ بیگانگی، درمیان رہتا ہوں میں سب کے مگر سب سے الگ۔ دیکھ کے عادت رنج کی ہوتا ہے جو ہوتا ہے مجھ پر مہربان، اس ستم گر نے یہ سیکھا ہے ہنر سب سے الگ۔ ان گت جلوں سے ہے کون مکان روشن مگر، دل کے خستوں سے اڑتا ہے شہر سب سے الگ۔ شہر اکثر میں عجب ایک روز نے خلوت کھلا، اس نے جو دیکھا مجھے ایک لمحہ پھر بھر سب سے الگ۔ سراتا ہے بہشت جانا میں خواہش کا شجر، اس کی شاخوں پہ اترتا ہے ثمر سب سے الگ۔ مست پھر باغ تحریر میں ہے طاؤس سے سخن، ہو بہو کھیلتے ہیں اس کے بال و پر سب سے الگ۔ ہر کوئی شامل ہوا سرمد جلوس عام میں، منہ اٹھائے چل دیا تو کدھر سب سے الگ۔